Hello everyone, a very sweet namaste to all. This is our channel Tiny Genes and I cordially welcome you all. As you can see, today we will learn a new topic of biology of class 11th, that is biological classification. This chapter is very important for your NEET examination and as well as for your boards. About this chapter, I feel student thought this chapter to be little difficult and forgetful. And believe me, when I was in class 11th, I used to think same. But for coping with every situation, you must have strategy or plan. And we have plans. Firstly, we will see the topics we have to read in this chapter. Here we go. What do we study in this chapter? First, we will have a general intro which help us to grasp the topics in this chapter. And then we will learn kingdom one by one. First, we will study about kingdom Monera and then kingdom Protista, which is one of the favorite topic of this chapter. And then kingdom Fungi, kingdom Plantae and Animalia, and then we will have a short look on short, tiny organism, virus, viroids, prions and lichens. Before going forward, let's have a glance on the topic we will cover in this very video. Please just read after me. I assure you, I promise you will gonna love this chapter, you will gonna rock it. Topics of the day. Criteria of classification. Two kingdom classification and its drawback. बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुए. टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या खामियां थी हम ये भी पढ़ेंगे और फिर कौन कौन से क्लासिफिकेशन आए उनमें क्या खामियां थी क्या खूबियां थी हम वो भी पढ़ेंगे. And then intro of 5 kingdom classification which is very important regarding NEET and boards. Let's start with criteria of classification. बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सदियों तक बहुत जमानों तक इस पर काम किया है, तब जाकर हमें ये सिंपल एंड इलेबोरेट क्लासिफिकेशन पढ़ने को मिल रहा है. इनिशियली जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे तब क्लासिफिकेशन नॉन साइंटिफिक बेसिस पर होता था. बट एज वी गॉट मोर एंड मोर टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी वी स्टार्टेड कंसिडरिंग साइंटिफिक क्राइटेरिया. नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में हमने अपनी मौलिक आवश्यकताओं को जरिया बना लिया क्लासिफिकेशन का. हमने बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया, लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग. इस पर तो एक मूवी भी आई है, रोटी कपड़ा मकान. फिर हमारे पास जैसे ही रिसोर्सेज आए, व्हेन रिसोर्सेज केम इनटू पिक्चर वी स्टार्ट कंसिडरिंग साइंटिफिक बेसिस बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी. वो दिखने में कैसे है, कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, उस पे हमने फिर क्लासिफिकेशन शुरू किया. Aristotle was the first who classified all the organism according to the scientific criteria. Aristotle was the father of biology. उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स में भी दो ग्रुप्स थे, एक जिनके पास रेड ब्लड था और दूसरा जिनके पास रेड ब्लड नहीं था. और प्लांट्स में 3 ग्रुप्स थे, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. हर्ब्स में कैरेट हो गया, चिली हो गया. श्रब्स में तुलसी हो गया, जैस्मीन हो गया, रोज हो गया. ट्रीज में कोकोनट है, मैंगो है. उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिया. एक और इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बाय लीनियस. इन्होंने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल से ज़्यादा इफेक्टिव था, ज़्यादा इलेबोरेट था. एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस आर आल्सो देयर, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा साउंडफुल था. लीनियस डिवाइड ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. जिनके पास सेल वॉल थी वो प्लांटी में गए, जिनके पास सेल वॉल नहीं थी वो एनिमेलिया में गए. ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस. ड्रॉबैक्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, ताकि हम नए टॉपिक को ग्रेस्प कर पाएं, अगले टॉपिक पे जो खूबियां हैं उनको पकड़ पाएं. लेट्स स्टार्ट विद ड्रॉबैक्स. द फर्स्ट important drawback is he did not distinguish between prokaryotic and eukaryotic organism.
उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट नहीं किया, अलग अलग ग्रुप में नहीं रखा, बजाय इसके कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास पुराना न्यूक्लियस है एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो वेल डेवलप्ड है, हायर ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास। उन्होंने मियरली एक सेल वॉल की प्रेजेंस के आधार पर उन दोनों को सेम ग्रुप में रख दिया। He grouped prokaryotic bacteria and blue-green algae with angiosperms under kingdom Plantae. The second limitation was that he grouped unicellular Spirogyra and Chlamydomonas जिनके पास केवल एक ही सेल है under Plantae. And the third one is photosynthetic and non-photosynthetic. He grouped heterotrophic fungus जो अपना खाना खुद नहीं बनाती है, that depends on other to make his food, with autotrophic algae. मोरओवर फंजाई और एल्गी के सेल वॉल के कंपोजिशन बहुत डिफरेंट था। फंगस में सेल वॉल काइटिन की होती है एंड एल्गी में सेल्यूलोज की होती है। उन्होंने केवल सेल वॉल के आधार पर सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया, उन्होंने बाकी किसी क्राइटेरिया पर ध्यान ही नहीं दिया। In spite of two kingdom classification of Lin, a large number of organisms did not fall into either of category. लिन के क्लासिफिकेशन के बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ पा रहे थे, लाइक वायरस, वायरॉइड्स। तो फिर समय की मांग थी कि नए क्लासिफिकेशन हो, नए क्राइटेरिया हो। तो नए क्राइटेरिया जो नए क्लासिफिकेशन जो हुए उनमें नए नए क्राइटेरिया लिए गए, लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, न्यूट्रिशन, हैबिटाट, रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। As the classification system undergone changes, new groups were added by different scientists over time, but kingdom Plantae and Animalia remained constant. Kingdom Plantae और Animalia तो हमेशा constant ही रहे, और नए जो kingdom आए वो add हुए, but kingdom Plantae and Animalia थे जो वैसे की वैसे ही रहे। Now we will move forward to the most important topic of this chapter, 5 kingdom classification. एक साइंटिस्ट हुए आर.एच. विटकर, उन्होंने 1969 में सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया, जो कि काफी फेमस क्लासिफिकेशन है। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, उनके क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया वो देखेंगे। पहला है सेल स्ट्रक्चर, वो सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, इस बात पे डिपेंड किया क्लासिफिकेशन। सेकंड, थेरस ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास सिंगल सेल है, मल्टी सेल है, कैसा है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन है, उस बात पे डिपेंड हुआ। तीसरी बात थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर दे आर हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, वो कैसे हैं, इस बात पर भी डिपेंड था। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, फ्रेगमेंटेशन है, किस टाइप का है, that was very important. And then phylogenetic relationships, how do we relate to our ancestors, that was very important topic, और आज भी जो क्लासिफिकेशन चल रहा है वो इसी पर डिपेंडेंट है। Let's make it easy with a flow chart. Now as you can see, the whole organism are divided into two groups depending on cell structure. Prokaryotic में कौन आए, मोनेरा, and then eukaryotic, इनमें भी डिवाइड हुआ अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। सिंगल सेल में कौन आए, प्रोटिस्टा, एंड मल्टी सेल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए। देन डिवीजन हुआ सेल वॉल के अकॉर्डिंग, जिनके पास सेल वॉल थी वो अलग हुए, जिनके पास सेल वॉल नहीं थी वो एनिमेलिया में आए। अब सेल वॉल फंजाई के पास भी है, प्लांटी के पास भी है, तो हियर द क्लासिफिकेशन वाज डन बाय मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांटी जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू फोटोट्रॉफिक, एंड फंजाई दे आर हेटरोट्रॉफिक, दैट्स व्हाई they are belong to other kingdom. Let's sum up the whole video. 5 kingdom, इधर 5 किंगडम है और ये कैरेक्टर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने एक जनरल इंट्रो लिया है। हमें आगे वीडियो में क्या पढ़ना है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। मोनेरा के अंदर सेल टाइप था प्रोकैरियोटिक, केवल मोनेरा में ही सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक थे, बाकी कहीं भी किसी किंगडम में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक मतलब प्राचीन, कई प्रोटिस्टा में, फंजाई में, एनिमेलिया में, प्लांटी में, सब में यूकैरियोटिक सेल थे। देन सेल वॉल, उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है ये भी इंपॉर्टेंट था। मोनेरा में अमीनो एसिड्स,
पॉलीसेक्राइड एंड सेलुलोज था। प्रोटिस्टा में किसी में था, किसी में नहीं था। जैसे कि प्रोटिस्टा में अमीबा भी आते हैं और क्लेमाइडोमोनास भी आते हैं। अमीबा के पास सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास के पास होती है। फंजाई में सेल वॉल थी, बट काइटिन की थी। प्लांटे के पास सेल वॉल होती है, यू ऑल नो, एंड एनिमिलिया के पास नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा के पास, सर इसके पास सेल ही प्रोकैरियोटिक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आई? प्रोटिस्टा के पास थी, फंजाई के पास थी, प्लांटे के पास थी, एनिमिलिया के पास भी थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा था? मोनेरा के पास प्रोकैरियोटिक सेल थे, जिनके पास ना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड है, ना कोई सेल ऑर्गेनली है। प्रोटिस्टा के पास सिंगल सेल थे, सारे सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के अंदर ही आते हैं। फंजाई के पास मल्टी सेल थे, मतलब टिश्यू के फॉर्म में थे, लूज टिश्यूज। प्लांटे के पास टिश्यूज थे, ऑर्गन्स थे, लेकिन ऑर्गन सिस्टम प्लांटे के पास भी नहीं होता है। एनिमेलिया के पास टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के पास ही है, हमारे पास ही है। मोस्ट कैरेक्टर इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा कैन बी ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। वो अपना खाना खुद भी बनाते हैं और किसी किसी पर डिपेंड भी होते हैं। केमिकल की हेल्प से, लाइट की हेल्प से वो खाना खुद बना सकते हैं और दूसरे पर डिपेंड होते हैं, लाइक दे कैन बी पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट डिपेंडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। Same for Protista, they can be autotrophic as well as heterotrophic. Fungi are invariably heterotrophic, they can't prepare their own food. Plantae are invariably photosynthetic and Animalia are invariably heterotrophic. They can be holozoic, like ingesting their own food, and saprophytic depending on dead and decaying matter. Okay, so before going, I want to share something courageous, interesting and motivating with you guys. Success occurs when opportunity meets preparation. Success is rarely a matter of luck. It's more a matter of preparation, of doing what you need to do to put yourself in path of opportunity. I'm requesting, don't sit on your hands bemoaning everyone else's good fortune. You can have yours. Get out of your rut and do what you need to do to prepare for the opportunity that is coming your way. बहुत बोल लिया। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।